तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 से आपके पास चैप्टर नंबर 1। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे हम बहुत ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसकी ज़रूरत आपको हर एक चैप्टर में होने वाली है। और आप कह सकते हैं कि 10th क्लास में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वाली वीडियो। तो इस वीडियो को इस तरह से देखना है जैसे यही जिंदगी है, क्योंकि यही है जो बाकी चैप्टरों के लिए आप लोगों के लिए एक तरीके से वरदान का काम करने वाला है। क्योंकि जहां पे भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं वहां पे जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि हम केमिकल्स की बात करें, बट ऐसा नहीं है। जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे हम उसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूं कि केमिस्ट्री है क्या, है ना। तो केमिस्ट्री आपके पास सिंपली रहेंगे, दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री आपके पास किसी भी मैटर के बारे में, एक तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सिंपली मतलब होता है प्रॉपर्टीज, कि उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और दूसरा हम उसमें डिस्कस करेंगे उसके क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं, क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं। कॉम्पोजिशन मतलब किस किस चीज़ से बना है, सिंपल सी बात है, किस किस चीज़ से बना है, समझिएगा चीज़ों को, है ना। किस किस चीज से बना है, सिंपल सी बात बताता हूं। इसका मतलब यह है कि जिस जिस चीज से वो बना है बेसिकली उसके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्या फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में, किस तरह से वो आपस में अटैच हुए हैं, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, किसने एक्सेप्ट करे हैं, किस तरह की उसमें बॉन्डिंग है, एवरीथिंग। तो उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। और फिर उन बॉन्डिंग की वजह से उसमें चेंजेज आते हैं उसके प्रॉपर्टीज में, तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। इसे कहते हैं आपके पास केमिस्ट्री, एक साइंस का ब्रांच है, आपको मालूम है पहले से, है ना। तो सिंपली क्या है आपके पास, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच विच डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कंपोजिशन ऑफ एनी मैटर। क्या बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन ऑफ एनी मैटर। तो वहां पे हम बात कर देते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, एटम के बारे में, है ना। हालांकि और भी आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, बट ये जो हमेशा ही पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस ही उन सारी चीज़ों के बारे में करूंगा जो आपको कहीं पे भी, हर एक चैप्टर में भी 10th क्लास में और 9th क्लास के ओवरऑल चैप्टर में, 10th क्लास के ओवरऑल चैप्टर में नीड होगी। तो एटम की बात करते हैं, आपको पहले से पता है एटम को फिलहाल हम मानकर चलेंगे, हालांकि डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मानेंगे इसको स्फेरिकल, है ना। और वैसे भी स्फेरिकल ही माना गया है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी इस चीज को कहा गया है। आगे की हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको समझना है कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, एक बॉल जैसा होता है। और इसका साइज जो है बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, 10⁻⁻10 के आसपास मीटर में रहता है इसका। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 के आसपास रहता है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा छोटा है। 0.9 मत 0 फिर 1, इतना समझ रहे हो कितनी ज्यादा छोटी वैल्यू। इसका मतलब क्या है, 0.00000000000 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1, इतना मीटर है। अब समझ लीजिए कितना ही ज्यादा छोटा है। तो इतना ज्यादा छोटा है, और जनरली अभी तक हम ये जानते आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। और एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन क्या ये कहना सही होगा? तो क्योंकि पहले जब हमें नहीं पता था तो हम एटम को मानते थे एक स्मॉलेस्ट यूनिट, बट अब एटम आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। एटम के अंदर कुछ सब पार्टिकल्स हैं। वैसा तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन जो उसके अंदर और भी कुछ पार्टिकल्स है उसको हम सब पार्टिकल्स कहते हैं। तो एटम अगर स्फेरिकल है तो उसको मैंने आपको बोल दिया कि ये रहा आपके पास स्फेयर, ठीक है ना। ये आपके पास क्या, एक एटम है। क्या ये एक आपके पास एटम है। चलिए, इस एटम में क्या क्या चीजें रहती है वो चीज आपको बता देता हूं। यहां पे रहता है आपके पास न्यूक्लियस, यहां पे रहता है आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अच्छा, अब न्यूक्लियस रहता है तो न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चीजें रहती हैं, दो पार्टिकल्स रहते हैं, एक पी और एक एन। जो पी रहता है आपके पास उसको हम कहते हैं प्रोटॉन, समझ में आ रही है ना बात। और जो एन रहता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर आपके पास बहुत सारे सेल्स रहते हैं, है ना। बहुत सारे सेल्स रहते हैं जिनको हम KLMNO P इस तरह से आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने उसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। वो बात की बात है। फिलहाल हम यहाँ की बात करेंगे कि बहुत सारे सेल्स रहते हैं इस तरीके से। अभी समझ लीजिए सर्कुलर ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं हम, सेल्स कहते हैं, नहीं तो ऑर्बिट्स, है ना।
SHELL वाला है आपके पास, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, माइनस के चार्ज होते हैं ना, सब में ई होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन विच सेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसमें, सेल्स में। तो छोटी छोटी चीजें इनको पकड़ के चलना है, ताकि आगे जब भी मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन करूं आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें, हालांकि कुछ चीजें तो आपको पहले से भी पता होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो, है ना। तो आपको ये पता चलेगा कि एटम क्या है। तो एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं। 3 पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इनके ऊपर अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके बाद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, वो आपके पास न्यूट्रल रहते हैं, उसके ऊपर चार्ज नहीं होते हैं। जीरो चार्ज का मतलब हो गया वो क्या, आपके पास न्यूट्रल है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं रहता है। बताइए यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर हम इसमें बात करें कितना चार्ज रहता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम चार्ज रहता है। सो हियर सी रिप्रेजेंटिंग कुलाम विच इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। लाइक अगर मैं अपने हाइट की बात करता हूँ, लेट से मैं कितने का हूँ, 2 मीटर का, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2 के बाद मैंने लगाया मीटर। सो मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, है ना, मेरे हाइट को बता रहा है। तो ऐसा यूनिट आपके पास चार्ज को मेजर करने के लिए कुलाम रहता है। स्पेलिंग आपके पास COULOMB, कुलाम, ठीक है। और कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज करते हैं तो यही सेम रहता है, 10⁻⁻⁻19 कुलाम। चार्ज के ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता तो हम उसे बोलते हैं जीरो चार्ज। समझ में आती बात, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा ही पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे की अगर हम और बात करें तो एक जो एटम होता है ना, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो एक्सेप्ट करता है किसी से या तो डोनेट करता है। आपको मैं सिंपली से बताऊं, दुनिया में कोई भी पर्सन हो या फिर कुछ भी मैटर भी होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, वो हमेशा स्टेबल पोजीशन पे आना चाहते हैं। कहाँ आना चाहते हैं, स्टेबल पोजीशन पे, मतलब स्टेबिलिटी उसकी बढ़ानी चाहते हैं अपने आप। फॉर एग्जांपल अगर आज कोई गरीब है, लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे, गरीब इन द सेंस में ये कहना चाहता हूँ कि उसके पास थोड़े से नॉर्मल सा लाइफ जी रहा है, माइजरी लाइफ जी रहा है बोले तो, एक तरीके से कुछ खाने का कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा इस टाइप से थोड़ा सा है उनके पास। और तो वो क्या चाहेगा कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ जाए, अच्छा मतलब सब कुछ एवरीथिंग, है ना, प्रोस्पेरस लाइफ जीना चाहता है। तो उसी तरह से एटम भी चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मुझे डेली काम ना करना पड़े, बहुत ही ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, जिस तरह भी कोल्हू की बैल की तरह में लगा हुआ। तो उसी तरह से एटम भी क्या चाहता है, ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी स्टेबल। अब हमेशा स्टेबल अगर होना चाहता है तो उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वही है उसके पास पैसा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एटम के लिए पैसों की काम करेगा, जो पैसा एक तरीके से उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, या तो कम करके या तो ज़्यादा करके। अब किसी को लग रहा होगा सर ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो क्या ही दिक्कत आ रही है, स्टेबिलिटी तो तब भी बढ़ेगी। नहीं बच्चा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। पैसा कभी भी एक पर्सन की स्टेबिलिटी नहीं बनाता है, लेकिन हाँ लिमिटेड पैसा उसकी स्टेबिलिटी जरूर बना देगा। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए तब भी आप एक अनस्टेबल पर्सन रहेंगे। तो एक स्टेबल पर्सन कौन है, जिसके पास जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पैसे की, अगर उसके पास उतना ही है तब जाकर वो क्या आपके पास एक स्टेबल पर्सन है। लेकिन अगर कम है तब भी वो अनस्टेबल है, अगर उसके पास ज़्यादा है तब भी वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो उसको बचाने के चक्कर में अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं वो खो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से भी, बोले तो पैसों के बढ़ने से भी। सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। आइए आगे की बात करते हैं। आपको हमने एटम के बारे में बता दिया, KLMN सेल के बारे में बता दिया, एक ऑर्बिट्स होते हैं इसके पास। अभी इन ऑर्बिट्स के ना कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने एक सेल में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ electrons that a cell can accommodate
एकोमोडेट का मतलब होता है आपके पास रख सकता है, समझिएगा चीज़ों से, रख सकता है, अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है उसकी बात करते हैं। तो हमारे नील्स बोर एक बहुत ही बड़े केमिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया है कि 2n के स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे। आप कौन से सेल की बात कर रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया, तो ये K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, और भी अगर हम बात करेंगे तो O हो गया। तो इस तरीके से आगे हम चलते चले जाएंगे, ठीक है। बोला अगर आप फर्स्ट सेल की बात करते हो, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल बता दिया मैंने। अगर आपने इस वाले सेल की बात करा तो n के जगह पे आप फर्स्ट रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर, सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने 2 रखा, जब n की वैल्यू मैंने 1 लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर आया, जब मैंने n की वैल्यू 2 लिया तो 2 और फिर 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम और आगे की बात करते हैं तो आपको सिंपली पता चलेगा कि जब n की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो n इज इक्वल टू मैं 3 रखूंगा, तो बोले तो इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 2 और ये 3 का स्क्वायर, तो 2 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो थर्ड वाले सेल में मतलब ये K वाले सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, L वाले सेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, M वाले सेल में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं n की वैल्यू 4 की बात करता हूं तो 2, फिर n की जगह 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, n वाले सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इस तरह से अगर जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करते चले गए, आपको पता चलता चला जाएगा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? डन है। चलिए आगे की चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। फिर आते हैं हमारे ऑक्टेट रूल, फिर आते हैं हमारे पास ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल का क्या कहना है, सिंपल सी बात, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है कि ऑक्टेट रूल का कहना, ऑक्टेट का मतलब जनरली होता है 8, ऑक्टेट रूल का जनरली जो मीनिंग होता है उनका वो होता है आपके पास 8। इनका कहना था कि फर्स्ट सेल जो है आपके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन का है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बोला उसके बाद चाहे L वाला सेल हो, M वाला सेल हो, N वाला सेल हो, O वाला सेल हो, P वाला सेल हो, या फिर कोई सा और आगे वाले सेल हो, हर एक सेल में, हर एक ऑर्बिट में जो हम इलेक्ट्रॉन आगे से रखेंगे वो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा, दूसरे सेल में हमने 8 रखा, अच्छी बात है, लेकिन तीसरे में मैंने बोला कि 18 है कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी तो है 18 की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। लेकिन ऑक्टेट रूल का कहना है कि बेशक उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है L के पास, लेकिन हम उसमें फिल करेंगे ओनली 8 इलेक्ट्रॉन सो दैट इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया हुआ है। तो सिंपल सी बात आपको समझना है कि वैसे तो आपके पास सेल्स की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी है, वो आपके पास इसी फॉर्मूले से आपको बताना है, 2n की स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, 2 8 18 32 आगे इस तरह से आपके पास चलते चले जाना है। लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम बाहर वाले सेल में, बोले तो आउटर मोस्ट सेल में जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, हर एक सेल में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम आपको क्लियर करवाते हुए आगे चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये जो चीज़ है वो तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़े से कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, कुछ ऐसे एटम्स के बारे में बता देता हूँ जिसमें आपको एक पर्टिकुलरली पहले से पता होंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चीज़ों को समझिएगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आइए सबसे पहले आपको जो आपने छोटी क्लासों में भी याद किया होगा 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स, वही सबसे पहले मैं आप लोगों को करवाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखने हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? Z से। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इसी का ही एलिमेंट, बोले तो सिंबल्स, जो भी इनके एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या करना है आपको, सिंबल लिखने, सिंबल्स, है ना, क्या होते हैं सिंबल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्हीं का मास नंबर भी हम लिखेंगे, मास नंबर। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से,
समझ में आ गई बात। और फिर से हम इसी चीज को रिपीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक नंबर की बात करते हैं, वो होता है आपके पास हाइड्रोजन। तो मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो H का मतलब क्या रहेगा आपके पास, हाइड्रोजन, ठीक है, मैंने बता दिया। 2 नंबर में He होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, हीलियम। 3 नंबर में क्या होगा आपके पास, Li, लिथियम। 4 नंबर में क्या होगा, बेरिलियम। 5 नंबर में क्या होगा, बोरोन। 6 नंबर में क्या होंगे आपके पास, कार्बन। 7 नंबर में क्या होगा, नाइट्रोजन। 8 नंबर में क्या होगा, ऑक्सीजन। 9 नंबर में क्या होगा आपके पास, फ्लोरीन। समझ में आती ना बात, F से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद मास नंबर 7 में लिखते जाओ, तो इसका मास नंबर 1 होता है। क्या होता है आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी सिर्फ लिख लीजिए। इसका 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का आपके पास 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, इसका 16 और इसका आपके पास 19 होते हैं। आगे चलिए, हमने 9 तक लिख लिए। अब 10 नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ वापिस, आपके पास क्या स्टार्ट हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर बोले तो Z। तो 10 नंबर, फिर 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20 तक करवा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वाले भी आपको बताएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए फिर से एटॉमिक नंबर शुरू, और यहाँ पे इनके सिंबल शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे इनके वापस क्या हो जाएंगे आपके पास, मास नंबर शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम उसके सिंबल लिखना शुरू कर देते हैं एलिमेंट के, और यहाँ पे आपके पास मास नंबर आ जाएगा, बोले तो A आ जाएगा। चलिए कैपिटल A। 10 नंबर में आपके पास नियॉन आता है, और उसका जो मास नंबर रहेगा आपके पास वो 20 रहेगा। और फिर आ जाएगा आपके पास सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। कुछ को तो याद होगा, मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे भी, है ना। चलिए अच्छी बात है। फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम होगा। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे C लिखा और A को कैपिटल कर दिया, यहाँ पे A लिखा और R को कैपिटल कर दिया। ऐसी गलती नहीं करना है। फर्स्ट लेटर को आपको कैपिटल रखना है, और सेकंड वाले लेटर या फिर उससे आगे जितने भी अगर रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है तो उसको आप स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए मास नंबर की बात करते हैं। तो इसका 20 है, इसका आपके पास 23 है, इसका 24 है, इसका 27 है, इसका 28 है, ये 30 है आपके पास, 32, इसका 35.5 है। पूरे में आपके पास एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसको आपको डेसिमल में याद रखना है, 35.5। उसके बाद आपके पास नहीं, वैसे तो अप टू 20 तक की बता रहा हूँ कि एक ही डेसिमल में यहाँ पे याद रखना है, आगे और भी होते हैं डेसिमल में, ठीक है ना। चलिए आर्गन की बात करते हैं तो 40 होता है, पोटेशियम का 39 है, और कैल्शियम का आपके पास 40 है। तो ये मास नंबर भी आपको जरूर से ही याद करने हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे हम आपको, टेंशन नहीं लेना है। अभी एक जो रट्टा मारने वाली चीज़ है ना, क्रैम्प करने वाली चीज़ें, वो मैंने आपको बताया। समझ में आती है ना बात। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस कर ही लिया कि जिस हिसाब से नाम है ना, जिस हिसाब से नाम है, देखिए मैं नाम भी साथ साथ में बोलते गया हूँ। अगर किसी का नहीं पता हो तो प्लीज लिख लीजिएगा उसको, ठीक है ना, ताकि बाद में दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, अगर आपने अभी तक नोटिस किया हो तो जिस हिसाब से नाम है ना, जिस हिसाब से इनके नाम है, ठीक उसी हिसाब से उनके क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो हमारे पास एक केमिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, ठीक है ना। तो जनरली क्या किया गया है, या तो एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 अल्फाबेट है उनसे रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, या फिर इनके जो रिप्रेजेंटेशन है उनको लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से उनसे लिया गया हुआ है, या फिर ये जो IUPAC नेम है ये सेट करते हैं जो भी इनको डिस्कवर करते हैं। जैसे आप आगे चल के आप पढ़ोगे रदरफोर्डियम, नोबेलियम, समझ में आ रही है, बोरियम, इस तरीके से। और भी अगर आपको मैं नामकरण की बताऊं तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, जैसे रदरफोर्डियम हो गया, डोमिनियम हो गया, सिबोर्जियम हो गया, बोरियम हो गया, हैसियम हो गया, और भी दुनिया भर के नाम लिखे हैं आपके पास। ये सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे उनके नेम पे हैं ये, तो या तो नाम पे होंगे, या तो लैटिन वर्ड से लिए होंगे, या तो फर्स्ट लेटर होंगे, या तो फर्स्ट के 2 लेटर होंगे, अल्फाबेट होंगे। तो बेसिकली इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। IUPAC केमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो सेट करती है, इनका फुल फॉर्म है आपके पास इंटरनेशनल, लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये डिसाइड करती है कि किस एलिमेंट को क्या नाम दिया जाएगा, किस तरीके से, एवरीथिंग नोमेनक्लेचर वगैरह आगे चल के आप पढ़ोगे उनके बारे में भी सारी चीज़ें यही डिसाइड करती हैं। तो फिलहाल अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया है वो सिर्फ और सिर्फ यही बताया है कि 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या है, कितने इसमें आपके पास इनके मास नंबर है, वो सारी चीज़ बताया है। अब इन्हीं को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं और बहुत ही मस्त से समझाने वाला हूँ, तो उसको
बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस होकर समझना है। तो अभी फटाफट इसको क्या कर लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम। ये तो अप टू 20 हो गए, और की भी हम बात करेंगे अभी, लेकिन अभी मेरे को जो सबसे पहले आप लोगों को सिखाना है वो क्या है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, उसको समझिएगा। कोई सा भी एलिमेंट है आपके पास, उसमें जितने भी है ना, न्यूट्रल एलिमेंट की बात करता हूँ, उसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल एलिमेंट है ना, न्यूट्रल एटम की बात करते हैं हम। तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं, समझिएगा चीज़ों को, और जो आपके पास एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर जो होते हैं आपके पास, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतना ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जो आपने रट्टा मारा हुआ है 1 से लेकर 20 तक, लाइक अगर मैंने सोडियम की बात किया तो सोडियम, तो सिंबल इसका देखिएगा अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सोडियम आपके पास कितना, 11 है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 11 है। इसका मतलब ये है कि, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एटॉमिक नंबर तो आप जैसे तैसे 1 से लेकर 20 तक याद कर लेंगे, प्रॉब्लम आएगी आपको मास नंबर याद करने में। तो मास नंबर का मैं छोटा सा एक ट्रिक बताना चाहूँगा। जनरली हर एक एलिमेंट का, जनरली की बात कर रहा हूँ मैं, जो मास नंबर है वो डबल है, नहीं तो डबल से एक ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन बात करता हूँ 9 नंबर में, तो उसका 19 है, तो डबल से एक ज़्यादा 19 है उसका मास नंबर। या फिर ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो डबल है 16, नाइट्रोजन की बात करता हूँ डबल है आपके पास 14, समझ में आ रही है। मैं कार्बन की बात करता हूँ डबल है 12, तो फॉस्फोरस की बात करता हूँ डबल है 30, सल्फर की बात करता हूँ डबल है 32। तो नॉर्मली आपके पास क्या है, जनरली या तो डबल है, नहीं तो डबल से एक ज़्यादा है, और एक डेसिमल वाला याद रखना है, बस हो गया क्वेश्चन। एक आधे में एक्सेप्शनल केस है, वो आपको अच्छे से देख लेना है। और सिंबल में एक 11 नंबर में सोडियम आता है और 19 नंबर में पोटेशियम आता है, इनका ही सिंबल थोड़े अलग है, नाम अलग है, फर्स्ट लेटर नहीं है, वो लैटिन से निकाले गए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रख के आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि यार सोडियम का तो एटॉमिक नंबर 11 है, अच्छा इसमें एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा दीजिए, समझ में आती है बात। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन्स भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। बशर्ते मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब उसके ऊपर फिलहाल जो चार्ज है वो 0 है, फिलहाल जो उसके ऊपर चार्ज है वो क्या है, 0 है। उसके ऊपर ना ही प्लस का साइन दिख रहा है ना ही माइनस का साइन दिख रहा है। जब प्लस माइनस दिखता है तो ये एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम रहते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता। इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आ जाता है, वो 11 नहीं रहते हैं, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। दैट विल डिपेंड कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या फिर एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे अभी ये देख लिया कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। अब हम बात करते हैं कि 1 से लेकर 30 तक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसके बिना हम अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप चार्ज जो है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो आइए चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जो चार्ज होता है, चार्ज, इसी को जनरली हम आयंस के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, आयंस बोलेंगे, ठीक है। और आयंस जो होते हैं या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, आपके पास 3 नाम बता देता हूँ मैं। या तो आप इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल के नाम से भी जानेंगे, रेडिकल के नाम से भी जानेंगे, तो घबराना नहीं है। या तो आप चार्ज बोलेंगे इसको, या तो फिर आयंस बोलेंगे, या फिर इसको आप क्या बोलेंगे, रेडिकल के नाम से जानेंगे। तो हमारे पास चार्ज, आयंस या फिर रेडिकल जो है वो जनरली 2 तरीके के होते हैं। एक आपके पास पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होते हैं, और एक आपके पास नेगेटिव होते हैं। चार्ज आपके पास 2 ही टाइप के होते हैं जिसको हम आयंस बोलते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं एक नेगेटिव होते हैं, ठीक है। चार्ज एक पॉजिटिव होते हैं एक नेगेटिव होते हैं। और आयंस के केस में इसी को देखेगा, तीनों सारी चीज़ें सेम है, कुछ अलग नहीं है। अभी मैंने आपको चार्ज के केस में बताया, चार्ज पॉजिटिव होते हैं चार्ज नेगेटिव होते हैं। आयंस को आप इंक्लूड करेंगे तो इसी को हम कैटायंस कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। और उसके केस में अगर हम बात करते हैं आयंस के केस में, तो नाम देते थे इसको एनायंस दे देते हैं, तो घबराना नहीं है, बात देखिए। अच्छा रेडिकल की बात करते हैं, तो रेडिकल के केस में इनको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बेसिक रेडिकल, ठीक है ना, बेसिक रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और इन वाले को क्या कहते हैं हम, एसिडिक रेडिकल कहते हैं, एसिड रेडिकल कह देते हैं बेसिकली।
तो ये इनके नाम हो गए आपके पास। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोडियम है तो सोडियम +1 शो करता है, तो प्लस का चार्ज है इसके ऊपर, सो इट इज ए बेसिक रेडिकल कह दीजिए, या फिर इसको कैटायन कह दीजिए, या फिर इसको पॉजिटिव चार्ज वाला कह दीजिए, खत्म बात। आगे की बात करते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो इसको आप एसिड रेडिकल बोलिए, एनायन बोलिए, या फिर नेगेटिव चार्ज बोलिए, बात एक ही है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि यार इनके ऊपर कब प्लस का चार्ज कब माइनस का चार्ज आता है। प्लस का और माइनस का चार्ज आता है और हम उसको क्या बोलते हैं वो तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन कब आता है उस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, अच्छे से नोटिस कीजिए, मैंने न्यूट्रल एटम कब बोला, जब उसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं था। फिलहाल इनके ऊपर चार्ज है, एक प्लस का और एक माइनस का, समझ में आती है बात, ठीक है। तो ये -2 भी हो सकते हैं, -3 भी हो सकते हैं, ये भी +1 +2 +3 सब हो सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, ठीक है। चलिए दुनिया भर के अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको प्लस वाले और माइनस वाले, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस चीज़ों को आपको समझते चले जाना है, ठीक है। चीज़ों को आपको सिर्फ समझते चले जाना है। आइए समझाते चले जाते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे के, एल, एम और एन की। के, एल, एम और एन की जनरली हमने आपको ये बता दिया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल वाले में 2n की स्क्वायर से निकाला था ना, n आपके पास नंबर ऑफ सेल था, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, 1 2 3 यहाँ पे डालते जाइए, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते चले जाएंगे। इसके 8 निकलेंगे, इसके 18 निकलेंगे, इसके 32 निकलेंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। लेकिन फिर ऑक्टेट रूल का कहना है कि यार स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले में 2 रखने के बाद बाकी सब में हमें क्या करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने, मतलब इसमें 2, इसमें 8, फिर इसमें भी 8 और इसमें आगे जितने भी आएंगे आपके पास सेल, सब में आपको क्या करना है, 8 ही रखने हैं जनरली स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास तक ही इस वाले रूल को यूज़ करेंगे। 11th क्लास में बेसिकली दूसरे वाले रूल को हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे केमिस्ट्री में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको पास 9th क्लास के बेस पे ये छोटी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। हाँ, इससे आपके पास हर एक एलिमेंट के बारे में एक परफेक्ट नॉलेज जो आप नहीं ले सकते, तो इसके बारे में और डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी दूसरे मेथड के थ्रू, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इतनी सी बात जानते हैं कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से पहले सेल में 2 रखने, बाकी सब में आपको 8 फिल करने। और क्योंकि आप जनरली अभी अप टू 20 तक पढ़ोगे, तो देख लीजिए 2 8 10 हो गए, 18 हो गए, लास्ट वाले में 2 भर दीजिए, उसमें कितने आएंगे क्या आएंगे वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कब कैटाइंस बनेंगे, कब एनाइंस बनेंगे, बेसिकली चार्ज कैसे आएगा उसके ऊपर, कब प्लस का आएगा, कब माइनस का आएगा, मैं वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैंने हाइड्रोजन की बात किया, तो इसमें पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे 1 नंबर पे आता है आपके पास, है ना, तो इसका आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर अगर मैं हीलियम की बात करता हूँ, पहले सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आपको के, एल, एम, एन तक जाना है और कुछ नहीं। तीसरे की बात करते हैं लिथियम की, तो इसमें 2 हैं, तो इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 3 है। तो अगर फर्स्ट सेल में 1 आया तो अगले सेल में कितने आएंगे, 2 आया तो दूसरे सेल में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो जाए और कुछ नहीं। 4 नंबर में अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो इसमें 2 आएगा, तो बाकी जो 2 बचे वो अगले सेल में चले जाएंगे। अगर मैं 5 नंबर की बात करता हूँ तो ये बोरोन है, तो यहाँ पे अगर 2 आया है तो अगले वाले सेल में कितने आ जाएंगे, आपके पास 3 आ जाएंगे। उस तरह से कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उससे अगले वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, पहले सेल में 2 है तो उससे अगले वाले इलेक्ट्रॉन में अगले वाले सेल में कितना आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो चीज़ों को समझिए। आगे और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर 8 नंबर में 8 नंबर की बात करता हूँ तो के, एल, एम, एन की बात करते हैं, तो 8 नंबर में आपके पास ऑक्सीजन आता है, तो इसमें 2 आएंगे, जो 6 बच गए वो अगले वाले सेल में चले जाएंगे। 9 नंबर की बात करते हो तो फ्लोरीन है, पहले वाले सेल में 2, तो कितने बच गए, रेस्ट 7, वो आपके पास उससे अगले वाले सेल में चले जाएंगे। और अगर मैं 10 नंबर की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, नियॉन, तो फर्स्ट वाले सेल में तो आपके पास 2 आ जाएंगे और उससे अगले वाले में आपके पास कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर मैं 11 नंबर में तो आपके पास सोडियम आ जाएगा। फर्स्ट वाले सेल में तो आप सिंपली देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2।
सेकंड वाले सेल की बात करेंगे तो हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट वाले में 2 हो गए, दूसरे वाले में 8 हो गए, कितने बच गए? 1 और बच गए। तो यहाँ पे कितने लिख दूंगा मैं? 1 और लिख दूंगा। उससे अगले वाले की बात करता हूँ मैग्नीशियम की, तो वो हो जाएगा आपके पास 2, फिर 8, उससे अगले वाले में आपके पास फिर 2 आ जाएंगे। ऐसे करते हम आगे लिखते चले जाएंगे। अगर मैं 13 नंबर्स की बात करता हूँ एल्युमिनियम की, इसमें 2 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, फिर इसमें 3 आ जाएंगे। फिर 14 की बात करता हूँ सिलिकॉन की, तो इसमें 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और इसमें कितने आ जाएंगे? 8 2 10 4 14 आ जाएंगे। फिर 15 के नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? फॉस्फोरस की, तो इसमें 2 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें आपके पास 5 आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 16 नंबर के, तो आपके पास आ जाएंगे सल्फर, तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 8 आ जाएंगे, और बाकी कितने बच गए? 6, तो उसमें आ जाएंगे। जब तक एक आपके पास सेल है कंप्लीटली फिल नहीं हो जाते, तब तक आप दूसरे वाले सेल में नहीं पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। चलिए 17 की बात करते हैं क्लोरीन के, तो आपके पास 2 आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे, फिर आ जाओगे आपके पास 7। उसके बाद अगर मैं 18 की बात करता हूँ आर्गन की, है ना, तो यहाँ पे आपके पास 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो देखिए थर्ड वाला जो सेल है वो भी आपके पास कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब हम इसके आगे बात करेंगे भाई 19 नंबर्स की, तो फिर से आपके पास 19 में क्या आपके पास पोटेशियम है ना, पोटेशियम में KLMn लिख देते हैं। तो पहले में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8, उससे अगले वाले में 8, और उसके लास्ट वाले में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि इसके पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट में 2, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, फिर इसकी फुल हो गई, फिर लास्ट में कितने बच गए? 1, तो लास्ट वाले सेल में हमने डाल दिए। चलिए 20 की बात करते हैं, तो वो आपके पास क्या हो गया? आपके पास कैल्शियम की बात कर दी हमने। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लास्ट में कितनी बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आपको एक छोटी सी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं। फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में। फर्स्ट फिल हुआ तो अगले वाले में जम कर जा रहे हैं, वो भी फिल हो गया तो उससे अगले वाले में जम कर जा रहे हैं, वो भी फिल होगा तो उससे अगले वाले में जम कर जा रहे हैं। और क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अप टू 20 तक पढ़ने हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए फटाफट पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप लोगों ने सीख लिया, और अब हम स्टार्ट कर देते हैं आगे के कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो यहाँ पे आपको अब जो सीखना है उसे हम सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए मैं सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए जाना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं सिंपली बोलता हूँ आपको कि अगर मैंने सोडियम की बात करी, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी बताया तो था, है ना। चलिए 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इसमें 2 8 2 10 हो गए, लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर मारेगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो ये जो लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको हम जनरली कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इसको हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी में 2 होंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8। तो मैक्सिमम जो हो सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, वो 8 हो सकते हैं। जो बाहर वाले सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्योंकि लास्ट वाले सेल को ना, आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। किस सेल से नाम जानते हैं? वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सर आप कैसे दिखाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं, जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उसकी हम पार्टिसिपेशन दिखाते ही नहीं है, उसको हम दिखाते ही नहीं है बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। मतलब आपको सिंबल सिंपली लिखना है, और जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने आपको यहाँ पे डॉट लगा देने। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम। खत्म बात। सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, तो एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर है। बोले तो 13 प्रोटॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 आपके पास एटॉमिक नंबर है, तो 13 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, 8 तो 10 हो गए, तो थर्ड वाले सेल में आ गए 3। तो यहां पे आपको एल्यूमिनियम में 1 2 3 डॉट लगाकर दिखा देना है। ये आपके पास एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोरीन की। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट सेल का दिखाएंगे नहीं, सेकंड सेल का 8 2 10 हो गए कंप्लीटली। तो आपके पास कितने आ जाएंगे थर्ड वाले सेल में? क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो आप इस तरीके से 7 डॉट लगाकर दिखा देंगे, और इसी को कहा जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी। इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जितने भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं आपके पास, है ना, केमिकली जो कंबाइन होते हैं, है ना, केमिकली जो कंबाइन करते हैं वो करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। वो करते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या करते हैं, जो बॉन्डिंग बनाने का जो काम करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही बनते हैं। मैं अभी आपको समझा देता हूं किस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना।
आइए, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो सिंपली इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात करने वाले हैं। और जो ये लेने देने की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल जो होंगे, जो सबसे बाहर वाला सेल होंगे, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही या तो कोई लूज करेगा या तो गेन करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल सी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ 4 से ज़्यादा, है ना। 3 केस बनाऊंगा मैं यहाँ पे, 4 से ज़्यादा, दूसरा केस बनाऊंगा मैं 4 से कम, ठीक है। 4 से कम, पहले कम वाला बता देता हूँ, उसके बाद 4 से ज़्यादा वाला बता देता हूँ, उसके बाद तीसरा आपके पास केस बनाएगा 4 के बराबर, 4 के बराबर। अब चीज़ों को समझना है, मतलब 4 के इक्वल, सिंपल, ठीक है ना। ग्रेटर देन ये वाला क्या, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड एग्जैक्टली इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब चीज़ों को समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं और ये चीज़ लिखने का यहाँ पे क्या मतलब है। इसका लिखने का सिंपल सा मीनिंग रहता है आपके पास कि हम बात करेंगे आउटर मोस्ट सेल में। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों के केस में हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देता हूं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है, कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 से लेस होंगे, 4 से ग्रेटर होंगे और 4 के इक्वल होंगे। जब ये 3 केस अराइज होंगे तो उस केस में हमें किस तरीके से समझना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए आपको सबसे पहले तो हाइड्रोजन को बता दें, तो हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग रख लीजिए। 1 नंबर में इसको बोल दीजिए +1 का चार्ज शो करता है, खत्म बात, +1 का चार्ज शो करता है, इसको बिल्कुल ही सेपरेटली पढ़ लीजिए। दूसरा नोबल गैसेस, दूसरा क्या आपके पास नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस आपके अप टू 20 में से एक तो 2 नंबर का हीलियम है, एक तो 10 नंबर का नियॉन है और एक आपके पास 18 नंबर का आर्गन है ना। और इसके जो आपके पास पार्टिसिपेशन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं ना, आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, इज कंप्लीटली फील्ड। इसका मतलब ये है कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके में, या फिर अगर हीलियम की बात करते हैं तो उसका फर्स्ट सेल कंप्लीटली फील्ड होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला ऐसा है जो डबलेट होते हैं, बाकी सारे आपके पास ऑक्टेट बनाते हैं। तो सिंपल आपको समझना है कि हम इनके बारे में यहाँ पे कुछ भी इंक्लूडेशन नहीं करने वाले हैं और ना ही हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 से कम, 4 से ज्यादा और 4 के बराबर में क्या बताऊंगा मैं आपको लोगों को, ठीक है। बाकी जितने भी बच गए हमारे पास, कितने बच गए, 3 ये हो गए, 1 ये, 4 हटा दीजिए, 16 बच गए। मैं यहाँ पे 16 को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे करा जाए काम। आइए, तो 4 से अगर कम की बात करते हैं, मतलब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से अगर 4 से कम होंगे तो ये ना डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे। डोनेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लूज कर देना, और लगा के लिख देता हूं, लूज करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। किसको लूज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, लूज करने के बाद ये क्या चार्ज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे। मतलब इनके पास, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, कितने, जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे, खत्म बात। अब इनका कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं मैं। लाइक मेरे पास लिथियम है, तो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, सिंपल देख लीजिए। ऐसे फर्स्ट सेल में 2, सेकंड वाले में सेल 1, तो ये जो सेकंड वाला सेल है कितने, 1 है। 1 क्या है आपके पास, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 से क्या आपके पास कम है, 4 इलेक्ट्रॉन से आपके पास कम है। जब भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे या फिर लूज कर देंगे। समझ में आ रही बात। अच्छा, किसको देंगे उसकी अभी आपको टेंशन नहीं लेना, किसको देंगे उसकी अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, किसी को दे दिया, समझ लीजिए भगा दिया, अपने पास नहीं रखा। रखने के बाद अब आपके पास जो लिथियम होगा, हम लिथियम की बात कर रहे थे, जो लिथियम होगा उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, खत्म बात। चार्ज की बात कर रहे हैं हम, आयंस बना रहे हैं, पॉजिटिव का भी बनाएंगे, नेगेटिव का भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो लिथियम +1 का चार्ज बना देगा। लिथियम के बाद अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ, बेरिलियम में 4 नंबर पे आता है, तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 2। अब फिर से आउटर मोस्ट सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में, तो ये 4 से कम है, 4 से कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास +2 का साइन शो करेगा, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है बोरोन। बोरोन के ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन से इनके पास, फर्स्ट सेल में 2, उससे अगले वाले में कितने आ जाएंगे, 3, तो 3 के 3 लूज कर देगा, बिकॉज वो 4 से लेस है,
4 से लेस है, 4 से कम है तो उस केस में तो बता रहा हूँ ना। अच्छा, अब मैं 4 से लेस वाले सारे एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास सोडियम आ जाएंगे, मैग्नीशियम आ जाएंगे, एल्युमिनियम आ जाएंगे, उसके बाद पोटेशियम आ जाएंगे और कैल्शियम आ जाएंगे। +1 +2 +3 है ना, +1 +2, खत्म बात, खत्म बात। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए 4 से ज़्यादा वाले का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है, 4 से ज़्यादा वाले का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 4 से ज़्यादा वाले का अगर आप एग्जाम्पल में चले जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सीधा चले जाइए आपके पास नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, फ्लोरीन के पास, उसके बाद आगे चले जाइए सिलिकॉन के बाद उधर आ जाएगा फास्फोरस के पास, सल्फर के बाद फिर क्लोरीन के बाद, बस इतना ही है आपके पास। तो आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। इनमें ना सबसे 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में। देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। सो फर्स्ट सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देखिए करके दिखाया है इसलिए अब मैं हवा में करवा रहा हूँ आपको। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फर्स्ट सेल में, बाकी बच गए 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर वाले सेल में, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2, सॉरी 5 आ गए, 5 है ना, 5 आ गए। तो बाहर वाले सेल में 5 है, तो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो अच्छा 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उस केस में क्या होता है वो देखना, गेन करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, नहीं तो ये क्या करते हैं आपके पास? एक्सेप्ट करते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज एक्वायर्स। समझ में आ रही है इतनी बात? अब नेगेटिव चार्ज कितना एक्वायर करेगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था एटम कोई सा भी है वो अपने स्टेबल पोजीशन पे आना चाहता है, ठीक है। स्टेबल पोजीशन पे आने के लिए उसके घर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कंप्लीटली फिल करना चाहता है। अब कंप्लीटली फिल करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट करेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, होने चाहिए कितने? 8, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा? फर्स्ट वाले सेल में 2, 8 है इसका एटॉमिक नंबर, बाहर वाले सेल में आपके पास कितने आ जाएंगे? 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है आउटर मोस्ट सेल में, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज, इसके ऊपर -1 का, -3 का, -2 का, -1 का, खत्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आपके पास ये एक जो एग्जांपल बताया ना उसे एक थ्रू इन सबको कराए। आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा होंगे तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया मैंने, जितने चाहिए उतना ही माइनस का साइन लगा दीजिए। अब 4 के बराबर वाले के एग्जाम्पल बता दें, 4 के इक्वल कौन कौन से आएंगे? एक तो आपको कार्बन देखने को मिलेगा, दूसरा एक आपके पास सिलिकॉन देखने को मिलेंगे। जनरली अप टू 1 to 20 की बात कर रहे हैं तो कार्बन और सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है। चलिए अगर आप कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन क्या करता है आपके पास? सिंपली 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, कहाँ पे? आपके आउटर मोस्ट सेल में। कहाँ पे? आउटर मोस्ट सेल में। मैंने जिसमें पहले स्टार्टिंग में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो मैंने बनाया नहीं, मान लीजिए यहाँ पे ये बना हुआ है, चलिए ठीक है, 2, और बाहर वाले सेल में कितने? 4 है। अब जब 4 के केस में होता है तो ये ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है, ना ही डोनेट करता है किसी को, ना ही एक्सेप्ट करता है। मतलब कार्बन +4 भी नहीं बनाएगा। जब ये डोनेट करता तो +4 बनाता, बट ये नहीं बनाता है। कार्बन -4 भी बना सकता था अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कंप्लीट कर ले ऑक्टेट तो, लेकिन ये भी नहीं करता है। ये क्या करता है? ये करता है शेयरिंग। जी हाँ, ये करता है आपके पास शेयरिंग। अच्छा, क्यों डोनेट या फिर गेन नहीं करता? क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसका न्यूक्लियस का साइज, इसको जो न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो छोटा है साइज में, ये क्या आपके पास स्मॉल है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता क्योंकि ग्रेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे माइनस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है। अच्छा, 4 ये गेन भी नहीं कर सकता क्योंकि न्यूक्लियस छोटा है तो 10-10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड भी नहीं कर सकता। 6 पहले से हैं, 4 और आ जाएंगे, तो न्यूक्लियस छोटा है तो होल्ड भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ना ही ये प्लस का फोर्स शो करता है ना ही माइनस का फोर्स शो करता है। ये करता है शेयरिंग। अब शेयरिंग क्या होता है वो चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है। तो ओवरऑल ये कंसेप्ट था चार्ज का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि चार्ज का क्या कंसेप्ट है। अच्छा, इनके कंप्लीटली सेल फिल्ड होते हैं तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, कौन? नोबल गैसेस। ना ही ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं फिर भाई? कुछ नहीं करते हैं, ये रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते ही नहीं। ये सारे एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं, किसी और के साथ कंबाइन होते हैं, बट नोबल गैसेस का आप कंपाउंड जनरली नहीं देखेंगे। आप 11th-12th में पढ़ाएंगे, वहाँ पे कुछ छोटे से जेनॉन के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, वो बाद की बातें है ना, फिलहाल आपको इतना ही देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो इसके ऊपर जो चार्ज रहते हैं, चार्ज
वो रहते हैं जीरो, न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं कंप्लीटली फील्ड होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को ना ही डोनेट करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं, तो कोई भी चार्ज नहीं आता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अप टू 1 to 20 इनके चार्ज हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ पहले बता दिया था, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है वो बेसिक रेडिकल है, बोलिए हाँ या नहीं, और जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है वो एसिड रेडिकल है। खत्म बात, समझ में आ रही है बात। अच्छा, जिसके ऊपर प्लस होते हैं उसको हम कैटायन कहते हैं, बता चुका हूँ, और जिसके ऊपर माइनस का साइन रहता है उसको हम एनायन कहते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, जिसके ऊपर प्लस के साइन ऊपर रहता है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, और जिसके ऊपर माइनस का साइन रहता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। चलिए, ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता दिया है। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। इसी वीडियो में बताया, ये नहीं कि दूसरी वीडियो में बताया था, इसी में बताया था, ठीक है। चलिए, हाँ, अब आगे की बात करते हैं। और अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझनी है जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब मैं आप लोगों को क्लियर करवाने जा रहा हूं कि वैलेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझा देते हैं फिर से दोबारा से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिंपल लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में कंफ्यूज बहुत रहते हैं बच्चे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इसी को हम वैलेंस सेल भी कहते हैं, वैलेंस सेल, ठीक है। इसी को कहा जाता है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैलेंसी की। किसकी बात करेंगे हम? वैलेंसी की, ठीक है। चलिए, ओके, वैलेंसी की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड टू पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन। तो किसी भी केमिकली अगर कोई भी कंबाइन हो रहा है तो उसमें से उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, उस चीज को कहा जाता है वैलेंसी। एक चीज बता देता हूं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं, प्लस माइनस का साइन कंसीडर नहीं करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, नहीं करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही चीज़ों को अच्छे से समझना है। इसमें प्लस माइनस का साइन, अच्छा ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम चार्ज की बात कर रहे थे जैसे +1 +2 +3 -1 -2 -3, तो वहां पे तो आपको सिंपली पता चलेगा कि साइन लेते थे कब? जब चार्ज की बात करते थे, जब कैटायन एनायन की बात करते थे, बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल की बात करते थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते थे। बट जब हम वैलेंसी की बात करेंगे या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो उसमें हम कभी भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देता हूं फटाफट। 1 से लेकर 20 तक कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? आउटर मोस्ट सेल में देखना है कितने होंगे। हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम के 2 होंगे, क्योंकि पहला घर है और पूरा फिल है ना। पहला घर बोले तो फर्स्ट सेल है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, तो वो आउटर मोस्ट सेल ही उसके लिए, तो उसके पास कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाले। उसके बाद लिथियम आ जाएंगे बाहर वाले में 1, है ना, आउटर मोस्ट सेल में 1। उसके बाद आगे बताता हूँ, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4। जी हाँ, पार्टिसिपेट बेशक ना करे उसमें, इलेक्ट्रॉन डोनेट या लूज गेन 1 ना करे, लेकिन वैलेंसी कितनी रहती है? जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन को यूज करके, उसी को कहते हैं एक तरीके से। जरूरी नहीं कि डोनेट या एक्सेप्ट करे, वो जो शेयर करते हैं ना, डोनेटेड एक्सेप्टेड और शेयरिंग भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है शेयरिंग से। तो कार्बन क्योंकि शेयर करता है ना, कैसे शेयर करता है हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो शेयर करता है, एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है कितने इलेक्ट्रॉन केमिकली करने के लिए, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। अच्छा, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा था, इसको रहने दीजिए। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कार्बन के बाहर वाले सेल में 4 आएंगे। बाहर वाले सेल में सिर्फ देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहर वाले सेल में, बोले तो आउटर मोस्ट सेल में। नाइट्रोजन पे चलते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास? 3 आएंगे, सॉरी 5 आएंगे, सॉरी नाइट्रोजन के बाहर वाले सेल में कितने? 5 है। उसके बाद आगे जाएंगे तो ऑक्सीजन में कितने आएंगे? 6 आएंगे, समझ में आए? 6 आएंगे। उसके बाद फ्लोरीन में कितने आएंगे बाहर वाले सेल में? 7 आएंगे। उसके बाद नियोन में जाएंगे, अच्छा नियोन में जाएंगे तो बचेगा कितना? 8। जी हाँ, कंप्लीटली फील्ड हो जाएंगे, बचेंगे ना, पूरा का पूरा 8 हो जाएगा फील्ड। सोडियम में जाएंगे तो 1 आ गया, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फॉस्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7, आर्गन का 8, पोटेशियम का 1, मैग्नीशियम का, सॉरी मैग्नीशियम क्या, पोटेशियम के बाद क्या
कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, तो उसका 2। देखिएगा कैसे चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जगह, उसके बाद कहाँ तक चले गए, है ना, उसके बाद फिर से शुरू हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से शुरू हो गए 1 2, ऐसे चलता रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में। चीज़ों को समझना बहुत अच्छे तरीके से, समझ में आ रही है ना बात। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं इसकी वैलेंसी की। अब वैलेंसी का मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, उसको हम कहेंगे वैलेंसी। आइए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की बात करते हैं तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ क्रॉस से। दूसरे वाले सेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो बाहर वाले सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी 7 कहाँ है यार, मैं भी क्या कह रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7 है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा, तो वैलेंसी को समझिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, बाहर वाले सेल में जितने हैं उतने ही आपके पास 5 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं वैलेंसी की बात कर रहा हूं, है ना। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 5 होंगे। लेकिन जब मैं वैलेंसी की बात करूंगा तो वैलेंसी का मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो शेयर करेगा। तो ये डोनेट तो नहीं करेगा क्योंकि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। चलिए, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। अभी बता दिया ना मैं आप लोगों को। चलिए, इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, कितने एक्सेप्ट करेगा, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसका जो आफ्टर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3। अब चीज़ों को समझना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच में हमने आपको डिफरेंस बता दिया। यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। बात करते हैं किसी मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम। पहले वाले सेल में 2, फिर 8, बाहर वाले सेल में आपके पास 2 देखने को मिलेंगे, क्योंकि 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 प्रोटॉन होंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने, 2 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 है, और इसका वैलेंसी भी 2 आएगा। प्लस माइनस चार्ज नहीं लिखना इसमें, वैलेंसी भी क्या आएगा आपके पास, 2 आएंगे। सिंपल सी बात, समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो वैलेंसी 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वही तो बोला है, जितने डोनेट करेगा या फिर जितने एक्सेप्ट करेगा या फिर जितने शेयर करेगा। सिलिकॉन के केस में 4 आ जाएगा वैलेंसी, है ना, उतना ही वो शेयर करेगा। तो डोनेट का, एक्सेप्ट का, शेयरिंग का, तीनों का एग्जांपल बता दिया मैंने आप लोगों को। बस यही है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का खेल। और जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का खेल समझ में आ गया, और जो चार्ज का मेन फंडा था आपके पास चार्ज का है ना। अच्छा, जितने चार्ज होते हैं उतना ही उसकी वैलेंसी होती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन सिर्फ प्लस माइनस नहीं लगाते हैं वैलेंसी में, लेकिन चार्ज में जरूर लगाते हैं प्लस माइनस। जैसे कि आपने नाइट्रोजन का देखा था, -3 चार्ज निकाला था अभी, तो वैलेंसी आपको 3 देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात। सबका यही फंडा है आपके पास, वैलेंसी आपका चार्ज ही होता है, बस प्लस माइनस का साइन यूज नहीं करना है, ठीक है। नोट डाल के लिख लीजिए इसको। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अच्छा, आगे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हाउ टू मेक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। अब कैसे बनाएंगे हम केमिकल फॉर्मूला। आप लोगों ने ये देख लिया कि चार्ज जो है वो किस तरह से हम बना रहे थे। आइए, अब अप टू 20 के बाद भी आपको कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे, देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर का जो चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयरन की। आयरन जो है तो इसका सिंबल होता है आपके पास Fe, और ये जो होता है आपके पास 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe+2 एंड Fe+3। तो जो चार्ज है ना, आपको सिर्फ अप टू 20 तक याद नहीं रखने, कुछ बेसिक रेडिकल और बता रहा हूं मैं। देख लीजिए, एक होता है मोनोवैलेंट, एक होता है डाइवैलेंट, एक होता है ट्राइवैलेंट, एक होता है टेट्रावैलेंट। इसका मतलब ये है कि उसकी वैलेंसी के हिसाब से उसको मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट बताया गया है। मोनोवैलेंट का मतलब जिसके ऊपर +1 का चार्ज होगा, या फिर सिंपल वैलेंसी की बात करेंगे जिसकी वैलेंसी 1 होगी। जैसे सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है तो उसकी वैलेंसी तो 1 हुई, तो वो एक मोनोवैलेंट हो जाएगा। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है तो वो एक डाइवैलेंट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का आपके पास वैलेंसी 3 है तो वो एक ट्राइवैलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से आपके पास सिलिकॉन के बाहर सेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 शेयर करेगा, तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई, तो उसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं, TETRA, टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ये 4 आपको हमेशा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस वाले की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे प्लस माइनस की बात ही नहीं कर रहा हूं। वैलेंसी के केस में मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पे, प्लस माइनस चार्ज पे नहीं। समझ में आ रही है। हालांकि जो चार्ज होते हैं वही वैलेंसी होती है, बस चार्ज को प्लस माइनस को हटा दीजिए, जो नंबर है वही वैलेंसी है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको एक चीज पता चलना चाहिए, जो आयरन है आपके पास वो +2 होती है, क्या डाइवैलेंट है, ये क्या ट्राइवैलेंट। तो आयरन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब इस फॉर्म में होता है तो इसको हम कहते हैं फेरस। क्या कहते हैं, फेरस, है ना। और जब इस फॉर्म में रहता है तो इसको हम कहते हैं फेरिक।
समझ में आ रही है बात, फेरिक। उसी तरह से आपके पास कॉपर होता है, कॉपर भी आपके पास पूरे फॉर्म में लिख देता हूँ पहले तो, कॉपर उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Cu, ये +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। तो इस केस में इसको क्यूप्रस कहते हैं, क्यूप्रस कहते हैं, और इसको क्यूप्रिक कहते हैं, क्यूप्रिक कहते हैं। तो सर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, इसको स्टॉक नोटेशन के थ्रू देते हैं, ब्रैकेट में ऐसे रोमन डिजिट में 2 लिख देते हैं जब ये वाला शो करना होता है, और जब 3 शो करना होता है तो ऐसे लिख देते हैं FA में, खत्म बात, ठीक है। उसी तरह से कॉपर 1 कॉपर 2 हम लिखकर दिखा देंगे। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है। चलिए ये तो हो गया आपके पास आयरन कॉपर। 3 नंबर में आपके पास जिंक। तो वेरिएबल आपके पास ऑक्सीडेशन वाले भी होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिंक का जनरली Zn होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और +2 का साइन ये शो करता है, ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। मरकरी भी आपके पास +1 +2 भी रहता है आपके पास, समझ में आ रही है बात। तो अभी मैं सिर्फ +2 का बता देता हूँ, मरकरी का। Hg क्या रहता है आपके पास, मरकरी रहता है, ठीक है, Hg क्या रहता है, मरकरी रहता है। 5 नंबर में आपको लेड याद रखना है, लेड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Pb +2 शो करता है। 6 नंबर में आपको याद रखना है आपको सिल्वर का, तो वो आपके पास Ag +1 शो करता है। 7 नंबर में याद करना है आपको, याद करना है बेरियम का Ba +2 शो करता है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूँ, सारे के सारे नहीं लिख रहा हूँ। जितने भी प्लस वाले होते हैं, जितने भी माइनस वाले होते हैं, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ जो मोस्ट यूजफुल वाले हैं ना, मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ बस। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक फोटो दिखा देता हूँ मैं फटाफट, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ये जो चीज़ें ना आपके पास वो सारे के सारे प्लस वाले हैं। देखिए इधर मोनोवैलेंट वाले हैं, इधर डाईवैलेंट वाले हैं, फिर क्या आपके पास ट्राईवैलेंट वाले हैं, फिर टेट्रावैलेंट वाले हैं। मतलब जो +1 +2 +3 जिसकी वैलेंसी 1 2 3 4 होती है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके आपके पास दिया हुआ है। तो आप यहाँ से अगर चाहते हैं बहुत सारे पढ़ना तो यहाँ से कर लीजिए, अदरवाइज एक जो बेसिक आइडिया होता है, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जनरली ये सारे आपको पास देखने को जरूर मिलेगा। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो अप टू 20 के बाद वाले ये वाले हो गए। उसके बाद ये सारे मैंने क्या बताया आपको, बेसिक रेडिकल से हैं, तो ये तो प्लस वाले हैं, कुछ माइनस वाले भी होंगे, तो उनके बारे में भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम आपको सिखा देंगे हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे अब जो हमें देखने को मिलेगा, देखिए अभी सारे यहाँ पे लिखे नहीं है, जैसे जैसे आते चले जाएंगे हम आपको बताते चले जाएंगे। आपको मेथड पता होगा तो तुरंत लर्न भी कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। समझ में आती है ना बात। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ एनायंस की। ये अभी जो मैंने प्लस वाले बताया वो क्या था, कैटायंस थे, है ना, वो बेसिक रेडिकल थे। अब जो बता रहा हूँ क्या, एसिड रेडिकल से माइनस वाले। तो सबसे पहले आप याद रख लीजिए क्लोराइड, जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड, और इसको Cl-1 चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास फ्लोराइड, फ्लोराइड, इसके F के ऊपर -1, जो नॉर्मल चार्ज होता है फ्लोरीन के ऊपर, बस उसको फ्लोराइड बोलते हैं, IDE से लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास बात करेंगे ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमाइड। उसके बाद Br-1, है ना, अगर 1 ना लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस पर से लिखेंगे तो उसका मतलब 1 ही होता है। उसके बाद आयोडोमाइड, है ना, जनरली यही होता है। उसके क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडोमाइड, इस तरीके से आयोडाइड होगा, सॉरी आयोडोमाइड कह रहा हूँ, आयोडाइड होता है। और ये आ जाएगा आपके पास I के ऊपर -1, सब के ऊपर -1 है। ये नॉर्मल है, इसको हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, ग्रुप 17 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये हेलोजन्स कहते हैं इनको, है ना, X से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहते हैं। फिर कल बारिश आई, ऐसे याद रखते हैं इसको। तो ये 4 होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, है ना, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ये 4 हो गए, ठीक है, इनको अलग कैटेगरी में समझ लीजिए। नेक्स्ट आपके पास एक आपको याद रखना है हाइड्रोक्साइड। क्या याद रखना है आपके पास, हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड होता है वो OH- होता है, और चार्ज आपको समझना पूरे में होता है। कई बार नहीं, मोस्टली टाइम आपके पास ब्रैकेट नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ब्रैकेट का कितना ज़्यादा यूज है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल तो मैं भी नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। OH- बता रहा हूँ, -1 है ये हाइड्रोक्साइड, इसको बिल्कुल अलग ही याद रखिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है। नेक्स्ट आपके पास याद रखिए ऑक्साइड से। तो ऑक्साइड जो होता है आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज शो करता है, जो ऑक्सीजन रहता है नॉर्मल, वही चीज़ें, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कार्बोनेट से। तो कार्बोनेट का जो होता है वो CO3 2-, कुछ इंपॉर्टेंट वाले में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे ना, मैं वही लिख रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हो गया आपके पास कार्बोनेट की कहानी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ये बिल्कुल सिंपल वाले मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब इसी में आपको कुछ कंफ्यूज करने वाले देंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल कैटेगराइज करके बताता हूँ।
तो सबसे पहले इसको कैसे समझना है वो चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले कौन सा करवा दूँ, सल्फेट वाला करा दूँ, चलिए नाइट्रेट वाला करा देते हैं। पहले नाइट्रेट, फिर आपके पास नाइट्राइट, फिर आपको याद रखना है नाइट्राइट, ठीक है ना, ये तीनों को एक साथ याद करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको याद करना है सल्फेट, फिर आपको याद करना है सल्फाइट। जहाँ मैं फ के लिए ना PH यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे आप FB यूज़ कर सकते हैं। पहले PH यूज़ करते थे, अब FB यूज़ करने लग रहे हैं, तो घबराना नहीं है, कहीं पे देख लो तो समझना अलग नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास, उसके बाद आपके पास एक फॉस्फेट का देखने को मिलता है, फॉस्फेट। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉस्फाइट, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉस्फाइट, DE, फॉस्फाइट। चलिए अगर आप इन सब में एक पैटर्न को नोटिस करें तो इसमें ATE है, इसमें भी ATE है और इसमें भी ATE है ना। इसमें ITE है, इसमें ITE है और इसमें भी ITE है। यहाँ पे IDE है, यहाँ पे IDE है और यहाँ पे भी आपके पास IDE है। मतलब इन तीनों का सिमिलर होने वाला है। नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन आएगा, सल्फेट है सल्फर आएगा, फॉस्फेट है तो फॉस्फोरस आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है NO3 और पूरे के ऊपर -1 का चार्ज होता है। कैसे इसको यूज करेंगे केमिकल फॉर्मूला बनाने में वो हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है और 2- होता है, और इसका होता है PO4 3- होता है। चलिए -1 -2 -3 पहले इनका बता देता हूँ। नाइट्राइट का एक ऑक्सीजन कम कर देना, बाकी सब कुछ सेम। और नाइट्राइट जो होता है नॉर्मल नाइट्रोजन, कहीं नहीं जाना, नॉर्मल नाइट्रोजन। तो नॉर्मल नाइट्रोजन का क्या होता है आपके पास, नाइट्रोजन -3 होता है, हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो जब भी 8 से 8 पे जाएंगे तो एक ऑक्सीजन कम कर देना, और तीनों के केस में मैं यही करूंगा। मतलब SO4 2- तो यहाँ क्या करूंगा, SO3 2- लगा दूंगा, खत्म, बात हो गया सल्फाइट। अच्छा फॉस्फेट का PO4 3- है तो PO3 आ जाएगा और 3- आ जाएगा, ये फॉस्फाइट हो गया। और ये लास्ट वाले बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो नाम है वही लगा दीजिए और नॉर्मल सा चार्ज जो आपको मैंने पढ़ा रखा है। नाइट्राइट का नॉर्मल नाइट्रोजन, सल्फाइड का नॉर्मल सल्फर, -2 होता है, माइनस इधर लगाइए इधर लगाइए, घर की बात है। फॉस्फाइड का -3, खत्म बात। तो इनमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है जितने भी एनायंस थे, एसिड रेडिकल्स थे, इनका हम यूज कैसे करते हैं। सिर्फ यही नहीं है, ऑफकोर्स एनायंस वाले भी यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट को देखने को मिल रहा है। तो जितने ज़्यादा पॉसिबल है याद कर लीजिए, बाकी जितना मैंने लिखे थे बोर्ड में वो तो आपको याद होने ही चाहिए, वो मस्ट वाले हैं। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। बाकी एक आधे जो छोटे हैं, हालांकि सारे तो ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वो जब भी क्वेश्चन आएंगे जिसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे समझा देंगे आगे चल के, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज। चलिए अब केमिकल फॉर्मूला हम बनाते कैसे हैं उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए हम बोलते हैं HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या रहता है, हाइड्रोजन क्लोराइड रहता है। क्या रहता है आपके पास, हाइड्रोजन क्लोराइड रहता है, हाइड्रोजन क्लोराइड रहता है। अच्छा अब हाइड्रोजन क्लोराइड बोले तो जो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, जिसके अकॉर्डिंग जो आपको नाम भी सजेस्ट कर रहा है, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं मालूम है, हाइड्रोजन लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, इनके ऊपर चार्ज लिखेंगे, +1 होता है, -1 होता है। हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ये हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अब इसको आपको क्या करना रहता है, क्रॉस करना रहता है। कैसे क्रॉस करते हैं, तो H को ऐसे लिखिए, Cl ऐसे लिखिए, प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, नॉर्मली लिखना है। इसका जो नंबर होगा इस पे लिख देना, इसका नंबर इस पे लिख देना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें वैसे तो मैंने चार्ज लिखा है, आपको मैंने पहले बोला जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी थी, बस +- नहीं लेना होता है। तो इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, आपको माइनस+ से कुछ लेना देना नहीं है, +- से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो हाइड्रोजन, इसका नंबर 1 इस पे आएगा, इसका नंबर 1 इस पे आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl निकल कर आगे अभी नहीं आएगा अच्छे से, आगे और बताते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया सोडियम क्लोराइड,
समझ में आ रही है बात, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का आप Na लिखेंगे, चार्ज आपके पास +1 होता है, क्लोरीन का Cl लिखेंगे, चार्ज -1 होता है, क्रॉस करेंगे NaCl लिखेंगे, इसका 1 इस पे, इसका 1 इस पे, इसका नंबर इस पे, इसका नंबर इस पे, बोले तो प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ वैलेंसी देखना है, तो 1 1 तो NaCl बन जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम के ऊपर पहले बता रखा है Mg+2 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, ये चार्ज कभी चेंज नहीं होता, टेंशन मत लीजिएगा। तो Mg लिख दीजिएगा, Cl लिख दीजिएगा, इसका नंबर 1 इस पे, तो नीचे लिखना होता है, हमें तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसका 2 इधर लिखना है तो नीचे लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, ऊपर मत लिख दीजिएगा, नीचे लिखना है। सो द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। अब बहुत सारे बच्चों को जब मैं पूछता हूँ बताइए भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल देखते हैं, इसमें मैग्नीशियम आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, MgCl बोल देंगे, गलत हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यही से आपके पास केमिस्ट्री का सही मायने आपको समझ में आएगा जब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं, जैसे कि 4 नंबर में मैंने बात करा एल्युमिनियम क्लोराइड की। अब एल्युमिनियम क्लोराइड आपको पता चल रहा है एल्युमिनियम से मिला और क्लोराइड से मिलकर बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम लिखेंगे, +3 का चार्ज होता है वो लिख देंगे, क्लोरीन -1 का चार्ज होता है लिख देंगे, क्रॉस कर देंगे तो AlCl तो लिख लेंगे, इसका नंबर 1 इस पे लिखने की जरूरत नहीं, इसका 3 इस पे लिख देंगे, नीचे लिखते हैं, खत्म बात, एल्युमिनियम क्लोराइड आपने बना दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर में हम, ये तो क्लोराइड वाले मैंने आपको बना के दिखाया कि इस तरीके से बनता है। तो आप कोई सा भी पॉजिटिव वाला रेडिकल ले सकते हैं जो बेसिक रेडिकल थे, और इधर से कोई सा भी एसिड रेडिकल ले लीजिए और क्रॉस कर दीजिए, आपका एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। नाम हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड बता दिया, अब आगे की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बनाने के लिए बोला मुझे आप एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या करेंगे, एल्युमिनियम लिखेंगे, इसके ऊपर +3 का चार्ज रहता है, ऑक्सीजन लिखेंगे, -2 का चार्ज रहता है, आप फटाफट ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो Al लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, इसका नंबर 2 इस पे जाएगा, इसका नंबर 3 इस पे जाएगा, खत्म बात, हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं 6 नंबर में। तो कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज, सल्फेट के ऊपर SO4 2- बताया था अभी मैंने आप लोगों को, क्रॉस करेंगे तो H और SO4 साथ में ऐसे लिखेंगे, इसका नंबर 2 इस पे आएगा, इसका नंबर 1 इस पे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 कभी भी लिखने की जरूरत नहीं होगा, हमेशा 1 को इंडिकेट करता है। तो H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं जनरली, या फिर इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? चलिए 7 नंबर में हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं आपको आपके लिए लेवल जो है वो इंक्रीज करते जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम सोडियम नाइट्रेट की, लेट से सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे। तो सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो Na के ऊपर +1 होता है, नाइट्रेट की बात करेंगे तो NO3 -1 होता है। जब हम क्रॉस करेंगे तो दोनों के ऊपर 1 1 चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं, NaNO3 लेकर छोड़ देंगे, नंबर इस पर एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 1 है, दोनों पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो द फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3। आगे की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पे ट्विस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सोडियम सल्फेट, धीरे धीरे आपके लिए मैं ट्विस्ट वाले ही, ऑफ कोर्स धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जा रहा हूं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट बोल दिया मैंने, ठीक है, सोडियम सल्फेट बोल दिया। तो सोडियम के लिए Na+1 लिखूंगा, सल्फेट के लिए ऑफ कोर्स SO4 2- लिखूंगा, जब मैं क्रॉस करूंगा तो Na लिखूंगा और SO4 लिखूंगा, इसका नंबर 2 इस पे आएगा, इसका नंबर 1 इस पे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। हालांकि उतना भी ज़्यादा तगड़ा ट्विस्ट नहीं था, लेकिन अब आएगा, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। अब आने वाला आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट, आई हाय हाय, इसमें ट्विस्ट है भाई, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मैग्नीशियम का लिखेंगे Mg+2, नाइट्रेट का लिखेंगे NO3 -1, नो डाउट, यही तो बताया मैंने आपको। जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Mg, ऑफकोर्स हम लिखेंगे यहाँ पे Mg और NO3, इसका नंबर 1 इस पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका नंबर 2 इस पे लिखेंगे, और क्योंकि इसमें एक नहीं है, दो हैं, है ना। अगर ये मान लीजिए अगर Cl होता है जो कि सिंगल एक को इंडिकेट करता है क्लोरीन को, और इसमें 2 लगाना है तो सिंपली नीचे 2 लगा दूंगा, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इस केस में क्या करना पड़ता है पता है, इधर से जब 2 आता है तो इसके अंदर ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे 2 लगाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम नाइट्रेट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? डन है। हमेशा आपको इधर जितने भी 2 होते हैं ना, पूरे में ब्रैकेट लगाने के बाद इधर वाले नंबर उस पे जाएंगे।
समझ में आती बात? चलिए आगे आपको मैं और अच्छे समझा देता हूँ, इसी टाइप का और एक आधा एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए पहले यहाँ तक तो। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर तो यार बेकार है वीडियो बनाना। समझ में आ रही है ना बात? और साथ में अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मस्त सा कंसेप्ट समझाता हूँ। अब जैसे कि मैंने बोला कि यार एल्यूमिनियम कार्बोनेट बोला मैंने, अब चीज़ों को समझना, एल्यूमिनियम कार्बोनेट बोला मैंने, तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज लिखेंगे और कार्बोनेट का बता ही दिया CO3 2- होता है ना, CO3 2- होता है। जब आप क्रॉस करेंगे तो Al इधर ही आएगा और ये आ जाएगा CO3 लिखेंगे, पावर को छोड़ के लिखना होता है। अब इसका नंबर इस पे और इसका नंबर इस पे लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट लगा कर जाएगा। फिर से देखिए वही वाला ट्विस्ट आया ना जो कुछ अभी 9th वाले में बताया था, वही 10th वाला, ये 10th वाला है। चलिए 11 नंबर पे और समझाते हैं, थोड़ा सा मस्त समझाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो कैल्शियम के ऊपर Ca+2 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर OH- बताया था। जब क्रॉस करेंगे तो CaOH तो लिखेंगे लेकिन इसका नंबर 1 इस पे आएगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब इसका 2 इस पे जाएगा तो ब्रैकेट लगा के लिखने की जरूरत है क्योंकि वो एक नहीं 2 है। जब भी आपके पास वहाँ पे 2 आइटम आ जाएंगे ना तो ब्रैकेट लगा कर आप लगाएंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। बताइए यहाँ तक किस तरह की कोई प्रॉब्लम? और जो आपके पास दिए जाते हैं ना इससे ज़्यादा टिपिकल आपको जनरली अभी 9th क्लास में 10th क्लास में तक भी लगभग नहीं मिलता है। एक आधी चीज़ें आती हैं वो अलग से हम पढ़ा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हाँ हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ +- से कन्फ्यूजन नहीं ना, +- कभी नहीं लेते, सिर्फ वैलेंसी लेते हैं। वैलेंसी मतलब चार्ज जो होता है वही होता है लेकिन +- को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्मूले बनाने हैं। अब बात आती है सर प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो प्रैक्टिस के लिए मैं फटाफट बताते जाता हूँ, उसके फॉर्मूले बनाने हैं आपको, ठीक है। सोडियम ले लिया मैंने, सोडियम एक मेटल है जो इसमें बेसिक रेडिकल है, प्लस का साइन है, उसका मैं कॉम्बिनेशन माइनस वाले के साथ किसी के साथ भी कर दूंगा। जैसे कि सोडियम लिया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया। लीजिए कितने सारे बन गए। फिर देखिए सोडियम से क्या बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे, सोडियम नाइट्राइड बनाएंगे, सोडियम नाइट्राइड बना देंगे, सोडियम फॉस्फेट बनाएंगे, सोडियम फॉस्फाइड बना देंगे, सोडियम फॉस्फाइड बना देंगे, सोडियम कार्बोनेट बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो जितने भी एसिड रेडिकल थे माइनस वाले थे, एक प्लस वाला कोई सा पकड़ो और सबके साथ बना दो उसका फॉर्मूला, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा वाला मैग्नीशियम पकड़ लो, सबके साथ बना दो फॉर्मूला। मैं एल्यूमिनियम पकड़ लो, सबके साथ बना दो फॉर्मूला। एक प्लस वाला उठाओ, सबके साथ लगा दो, खत्म बात। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फॉर कंफर्मेशन आप गूगल पे वो टाइप कर दीजिए कि इसका मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपने सही किया या गलत किया है। और अगर फिर भी कहीं से कंफर्मेशन ना मिले तो कमेंट में पूछ लीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए तो ये कहानी होगा आपके पास कि किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो केमिकल फॉर्मूला जो है वो बनाते हैं। अच्छा एक चीज़ तो बता ही दिया कि ये प्लस वाला माइनस वाला कैसे आता है। अभी जो शेयरिंग करवा रहा था मैं आपको कार्बन का सिलिकॉन का, वो चीज़ नहीं बताया, तो एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं, हालांकि बाद में पढ़ाएंगे डिटेल में। जैसे कार्बन है, बाहर वाले सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, ये ना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ही ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये करता क्या पता, शेयर करता है। ये 4 हाइड्रोजन को अपने पास बुलाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनके पास, मालूम है। हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो उसके घर पूरे कंप्लीट सेल हो जाए ना। कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को, तो ये आपस में शेयर करते हैं इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके शेयर करते हैं। तो देखो कार्बन के कितने हो गए, देखो 4 पहले से थे और 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 2 4 6 2 8, कार्बन के 8, मतलब उसके सेल कंप्लीट हो गए। दूसरा हाइड्रोजन के देखिए 1 1 2 कंप्लीट, शेयर किया हुआ, दोनों ने शेयर किया हुआ आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ। तो ये बना लेते हैं CH4 जिसको मीथेन गैस कहते हैं। क्या होता है ये, मीथेन गैस कहते हैं। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो सिलरी से मिलता है बेसिकली, बाद की बात है। फिलहाल इतना समझिए आपके पास मीथेन गैस है। अच्छा हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, बोलता है भैया हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपस में मौज लेते हैं, खत्म बात, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। और कार्बन का ऐसे बनता है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये जो बॉन्ड होता है उसको हम जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। बोल इनके बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको बॉन्ड के नाम दे देते हैं और कुछ नहीं, है ना। ऑक्सीजन भी आपस में O2 ऐसे ही बनाता है। बाहर वाले सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाले सेल की बात कर रहा हूँ, अंदर वाले सेल की नहीं, ठीक है ना। ये ना क्या करते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इस तरीके से,
तो इसके 6 और 2 8 हो गए, इसके भी 6 और 2 8 हो गए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इसीलिए, है ना। नाइट्रोजन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन के बाहर वाले सेल में कितने रहते हैं पता है, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरा नाइट्रोजन भी आता है इस तरीके से, तो ये O2 गैस हो गया, ये H2 गैस हो गया, और ये वाला आपके पास N2 गैस बना देगा। अभी देख लीजिए, है ना, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनते हैं। तो कुछ इस तरह से ये इसको हम कहते हैं बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हम इनको इतने जितने भी कंपाउंड अभी मैंने यहाँ पे बनाए, ये सारे के सारे कंपाउंड को कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, क्या इतनी बात समझ में आ गई। और ये जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और जनरली एक मेटल और नॉन मेटल से बनता था ना, जैसे सोडियम +1 क्लोरीन -1 क्रॉस करते थे तो NaCl बनाते थे। तो क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा डोनेट कर देता है, ध्यान दीजिएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा डोनेट कर देता है, और कौन ले लेता है, क्लोरीन। इसीलिए तो सोडियम के ऊपर +1 और क्लोरीन के ऊपर -1 आता है। तो प्लस माइनस जहाँ पे चार्ज आया उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक प्लस का एक माइनस का, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड, और इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, खत्म बात। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को, डन है। तो आपको आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। फिलहाल यहीं पे हम इस वीडियो को ब्रेक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने वो सारी चीज़ें बता दिया जो आने वाले चैप्टर में कहीं पे भी कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो काम रहता है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके शेयर कर देने का, तो अपना आपका जो काम रहता है वो जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।